हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम इकोनॉमिक्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस सेट कर रखे हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर वीडियो को प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलोर, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है जयपुर। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान का मुख्यालय आपको जयपुर में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है किस समिति ने भारत में कृषि जोत पर कर की संस्तुति की थी? ऑप्शन ए है टंडन समिति, ऑप्शन बी है राज समिति, ऑप्शन सी है केलकर समिति, ऑप्शन डी है दंतवाला समिति। तो वर्ष 1972 में डॉक्टर के एन राज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जो अपनी रिपोर्ट में 1972 में दे दी थी। कृषि क्षेत्र पर कर लगाने के बारे में समिति का मुख्य अधिकार सिफारिश प्रकार की गई थी। तो राइट आंसर आपका राज समिति हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए है मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन बी है चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन सी है प्रौद्योगिकी बेरोजगारी, ऑप्शन डी है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो विकासशील तथा अल्प विकसित देशों में भारत में भी जो बेरोजगारी पाई जाती है वो समग्र मांग की कमी के कारण ही पाई जाती है, बल्कि उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है गरीबी, ऑप्शन बी है आंशिक संगठित श्रम शक्ति, ऑप्शन सी है बेरोजगारी एवं अर्ध रोजगारी, ऑप्शन डी है आय एवं संपत्ति का विवरण की समानता। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आय एवं संपत्ति का विवरण की समानता आपका भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है प्रति व्यक्ति आय तथा आय असमानता के स्तर पे मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है लॉरेंज वक्र, ऑप्शन बी है कुजेंट वक्र, ऑप्शन सी है एंजिल वक्र या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कुजेंट वक्र उसे कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है व्यक्तिगत आय किसके बराबर होती है? तो आप इसे याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान माइनस अत्वरित लाभ एवं निगम कर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है जनाकीकी संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर प्राप्त होती है प्रथम चरण में या द्वितीय चरण में या तृतीय चरण में, आपका द्वितीय एवं तृतीय चरण के बीच। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय चरण में। क्वेश्चन 9 कह रहा है भारत में जनसंख्या वृद्धि निम्न में बढ़ने से प्रभावित होती है मृत्यु दर, लिंग अनुपात, ऑप्शन सी है वृद्ध एवं तथा बच्चों की संख्या, ऑप्शन डी है जनसंख्या की वृद्धि दर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत में जनसंख्या वृद्धि दर तथा बच्चों की संख्या में वृद्धि होने पर आपको इफेक्ट होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है प्रेविस का नाम किसके साथ संबंध रखता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या गरीबी उन्मूलन या आपका श्रम समस्या या आपके उच्च कोटि के बीच। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन 11 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा मार्क्स के विकास मॉडल के शोषण की दर को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है एस बाई वी बाई 1+CV। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एस बाई वी। क्वेश्चन 12 कह रहा है इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन किसने द्वारा लिखा गया है? आपको बताना है इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन किसके द्वारा लिखा हुआ एक किताब है। ऑप्शन ए है चेम्बरलिन, ऑप्शन बी है जॉन रॉबिन्सन, ऑप्शन सी है कॉर्नर, ऑप्शन डी है श्राफा। तो आप याद रखिएगा इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन मिस्टर जॉन रॉबिन्सन द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई थी? 1969 में या 1966 में या आपका 1968 या 1962। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1969। क्वेश्चन 14 कह रहा है निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री ने सबवृद्धि मॉडल में मुद्रा का उपयोग सबसे पहले किया था? तो आप इसे याद रखिएगा जेम्स टोबिन ने 1956 में वित्तीय घटक और दीर्घकालीन वृद्धि में सिद्धांत का मुद्रा का प्रयोग किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन 15 कह रहा है निम्न में कौन मानव विकास सूचांक का तत्व नहीं है? शिक्षा या जीवन प्रत्याशा या निर्धारणता रेखा के नीचे की जनसंख्या या ऑप्शन डी निजी वाहनों की संख्या। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निजी वाहनों की संख्या। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है निम्न में कौन विश्व बैंक के संबंध में नहीं है? ये सवाल आपका पश्चिम बंगाल का टीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1945 में की गई थी। विश्व बैंक के अंग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन की स्थापना करी गई थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है भुगतान संतुलन लेखा प्रणाली की दृष्टि से क्या है? तो आप इसे याद रखिएगा, संदेह संतुलित रहता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है एक आद्य मूल्यतम मुद्रा की निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव होगा? तो आप इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 का बी होगा, आयात में अपेक्षाकृत रूप से सस्ता बनाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 19 कह रहा है प्रशुल्क के कारण क्या क्या होते हैं? तो इसका प्रशुल्क के कारण आपका घरेलू उत्पादक में अतिरिक्त में वृद्धि होती है, सरकार के राजस्व में वृद्धि भी होती है, और ऑप्शन सी घरेलू उपभोक्ताओं में अतिरिक्त में कमी हो जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अर्थशास्त्री ये मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के साथ विकास को रोक दिया है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है रॉल्फ ट्रेविस, ऑप्शन बी है हैंस सिंगर, ऑप्शन डी है गुनार्ड मिडल, या आपका इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी को लगता है कि विकास को रोक दिया गया है। क्वेश्चन 21 कह रहा है हेक्सर तथा ओलिन के लिए सापेक्षिक वस्तु मूल्य तथा राष्ट्रों के व्यापार में अंतर का प्रमुख निम्न में से अंतर क्या है? ऑप्शन ए है उत्पादन लागत, ऑप्शन बी है तकनीक, ऑप्शन सी है रुचि, ऑप्शन डी है मांग की दशा है। तो आप इसे याद रखिएगा, हेक्सर ओलिन सिद्धांत ये बताता है कि उत्पादन विशिष्टकरण तथा प्रदेशों में व्यापार के ढांचे का प्रमुख निर्धारक तत्व है। इनके अनुसार कुछ देशों में पूंजी प्रचुर है तो कुछ देशों में श्रम प्रचुर है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्पादन लागत। क्वेश्चन 22 कह रहा है रिकॉर्डर का तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्या है? तो आप इसे याद रखिएगा, दो देश वस्तु मॉडल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 23 कह रहा है अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भों में किस तर्क के साथ जुड़े हुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी से उद्योग तर्क से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पारंपरिक अर्थशास्त्रियों द्वारा विचार किया गया उत्पादन एकमात्र कारक है? पूंजी या श्रम या भूमि या आपके इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पारंपरिक अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ, रिकॉर्ड, जे एल मिल द्वारा विचार किया गया कि उत्पादन का एकमात्र कारक आपका एक श्रम है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पहली बार किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसकी राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था। इस बैंक का कार्य नोट निर्गमन, साख नियंत्रण, सरकार का एजेंट होना तथा ये का सभी कार्य महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, साख नियंत्रण। क्वेश्चन 27 कह रहा है एसपीटी कार्य परिवर्तनों को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो आप इसे याद रखिएगा, सर्वाधिक नकदी अनुपात। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। रेपो दर, आपका नकद आरक्षण अनुपात, बैंक दर, ये चारों चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 28 कह रहा है स्फीति का पोजीशन में ऋणी क्या होता है? तो फायदे में या नुकसान में या कोई प्रभाव नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, फायदे का। क्वेश्चन 29 आपको एक निर्गत चार्ट दिखा रहा है जिसमें आपको बताना है कि उक्त राशि में किसके बारे में बताता है। ये जो आपका डायग्राम दिया गया है ये क्या उल्लेख करता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुद्रास्फीति की मांग खिंचाव सिद्धांत को ये दर्शा रहा है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है यदि 100 संतरे 5 रुपये प्रति संतरे की दर से एक ऐसी अर्थव्यवस्था में बेचे जाते हैं जहाँ मुद्रा की कुल मात्रा 125 रुपया है, तो बताइए कि फिशर के समीकरण के अनुसार प्रत्येक रुपया वर्ष भर में कितनी बार हाथों से गुजरेगा? ये 2 बार या 3 बार या 4 बार या 5 बार? ये सवाल आपके साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इसे अगर आप आराम से सोचोगे तो आप खुद भी इसे कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसका फार्मूला आपका होता है MB = PT।
B=PT/m। यहाँ पर आपको सारे मान को जब पुट आउट करोगे तो आपका आंसर आपका 4 आएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 31 कह रहा है बीटी ग्राम मुद्रा वो मुद्रा होती है जिसे सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दे दी जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है एक हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी वो पूंजी है जो, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गर्म मुद्रा और विदेशी मुद्रा उसे कहते हैं जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से पलायन कर जाती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 33 कह रहा है कर भार वियंत्रण में सर्वाधिक समानता निम्न में किसमें संभव है। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रगतिशील करों द्वारा में सबसे ज़्यादा समानता देखी जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है कौन सा ऋण करदाता पर अस्थायी एक बोझ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गैर विमोच्य ऋण। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 35 कह रहा है निम्न में कौन सा कार्य राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं है। आवंटन कार्य या ऑप्शन बी वितरण कार्य या ऑप्शन सी उत्पादन कार्य या आपका डी स्थिरीकरण कार्य। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्पादन कार्य आपके राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है शून्य आधार बजट जो जिसे हम जीरो बेस बजट का क्या उसे आशय मानते हैं। तो उसे हम व्यय की प्रत्येक मदद के लिए इस प्रकार विचार करना जैसे कि वो नहीं हो। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है लोकवित्त राजकोषीय विज्ञान है, इसकी नीतियाँ राजकोषीय नीतियाँ हैं, इसकी समस्याएं हैं राजकोषीय समस्याएं। ये कथन निम्न में किससे संबंधित है। आपको बताना है कि जो कथन है ये किससे रिलेट करता है। तो ये लोकवित्त के विषय वस्तु से संबंध रखता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 38 देखते हैं। क्वेश्चन 38 कह रहा है व्यापार चक्र के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी नहीं है, वितरण या आपका विनियोग। ऑप्शन सी विभोग, ऑप्शन डी है प्रभावपूर्ण मांग। तो आप इसे याद रखिएगा, व्यापार चक्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक अंग है। ये चक्रीय तेजियों का तथा मंदियों से विशेष संबंधित है। व्यापार चक्र का कुल रोजगार, आय, उत्पादन तथा कीमत स्तर पर तरंग की उतार चढ़ाव के लिए जाते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वितरण। क्वेश्चन 39 कह रहा है आय वितरण में असमानता होने के लिए आय वर्ग के लोग जो उच्च आय वर्ग के उपभोग के स्वरूप को अपनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होना यानी बचत प्रवृत्ति की कमी होना स्वाभाविक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक गुणक के मान में रिसाव का कारण होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आयत में वृद्धि। क्वेश्चन 41 कह रहा है किसका विश्लेषण इस मान्यता के साथ शुरू हुआ था कि अर्थव्यवस्था के उत्पाद की कुल मांग की मात्रा 4 प्रकार के व्यय, उपभोक्ता व्यय, निवेश, सरकारी व्यय और निवल निर्यातों का योग था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मोनार्ड किन्स का एक मांग शुरू किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 42 कह रहा है किन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार आपका मुद्रा के सट्टा की मांग घटेगी जब ब्याज की दर बढ़ेगी। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 43 कह रहा है किन्स के तरलता अधिमान ब्याज सिद्धांत में मुद्रा वर्तमान और भविष्य के बीच कड़ी के रूप में क्या काम करती है। तो आप इसे याद रखिएगा, पूर्व व्यय के लिए मुद्रा की मांग के विषय में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 44 कह रहा है तरलता पसंदगी वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता है किंतु एक सीमा के बाद वो क्षितिजाकार हो जाता है, इसे किन्स ने क्या कहा है। तो आप इसे याद रखिएगा, तरलता जाल इसे आप किन्स कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो सही कथन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वितरण का आधुनिक सिद्धांत मांग और पूर्ति का सिद्धांत है। ये कथन आपका, बाकी सब गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।